नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज जो है राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की या कहीं यात्रा शुरू की, उसमें दोनों शामिल है, पद और बस भी। और उसमें तेजस्वी भी साथ में है, जो साथी महागठबंधन में जो साथी दल हैं, उनके नेता भी साथ में हैं। और आज 17 तारीख से लेकर के 1 सितंबर को समापन होगा इसका, पटना के गांधी मैदान में रैली से। भारी भीड़ थी। राहुल ने संबोधित किया, तेजस्वी ने संबोधित किया, लालू जी ने संबोधित किया और तमाम दीपंकर भट्टाचार्य ने संबोधित किया, मुकेश सहनी ने संबोधित किया। और लोगों में भारी उत्साह है। उत्साह है, ऐसा लग रहा है कि बदलाव के लिए स्वर दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं नेताओं का, पब्लिक आह्वान कर रही है। दूसरी तरफ आज ये भी चर्चा थी कि कल से हम लोग बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मैं सुबह से लगा हुआ था कब करे, लेकिन लगता है चुनाव आयोग वाले भी इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी का वहाँ जो यात्रा शुरू हो, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। पहले हम सुनाते हैं कि पहले चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, ये क्षमा करेंगे, पहले अधिकार जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, वो शुरू हुआ, तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा है ईसीआई का, लेकिन सुनिएगा गौर से, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो हमारे साथी विश्लेषण करेंगे, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेन बुद्धि है। यही हमारे लोकतंत्र को जो खतरा है, लोकतंत्र को, जो इतने दिनों से हम एसआईआर पे लगातार बात कर रहे हैं। एसआईआर क्या है, क्या गड़बड़ी है, कैसे है, वो तमाम चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो है देखिए, पहले हम वीडियो दिखाते हैं, पहले तेजस्वी को सुनाते हैं, उसके बाद राहुल को सुनाएंगे। पहले तेजस्वी को सुनिए। कहते रहे हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद जो है, इनके बाद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो भी। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी थे। हमारे साथ देखिए 4 साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील भाई साहब हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल जी हैं, हमारे पास विनय भाई हैं, और हमारे पास हेमंत भाई हैं। आप चारों को नमस्कार, चारों का स्वागत। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पर हैं नंबर में, और जो कमेंट बॉक्स में है राइट साइड, आउटसाइड पैनलिस्ट जिनको हम कहते हैं, आप सबको भी नमस्कार, आप सबका स्वागत। चुनाव आयोग, इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुप्रतीक्षित चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ा लंबा है, सुनिएगा, हालांकि पूरा दिखाना चाहिए था, अगर जगह मिले तो पूरा देख लीजिएगा, हम भी लगाएंगे। जब तक देखिएगा नहीं ना, वो समझ में नहीं आएगा।
टुकड़ा हम चाह रहे थे कि छोटा करें 2 मिनट का, लेकिन 2 मिनट से काम नहीं चलेगा। इसे समझ में आएगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। सुनिए जरा। के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के SIR को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में
चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए कैसे एक दूसरे को देखते हैं, जरा वो गौर कीजिए, इसलिए हमने रहने दिया। देखिए गर्व का भाव देखिए। Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? सर नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। हमारा सवाल है कि स्पेशल समरी रिवीजन सालाना तौर पे होता है हर साल, तो एसआईआर की जरूरत आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? हमारे सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश के मतदाताओं को यह बतलाना चाहता हूं, एसआईआर में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जो पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा है
तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल, मैं सबसे पहले मैं आता हूँ सुनील जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बहुत सारे आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए होंगे, बहुत सारे चुनाव आयोग के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इतना डिटेल और वो सिद्धांत तक कई सारी बातें जो गड़बड़ियां हैं वो तो हम हेमंत जी से पूछेंगे, चूंकि हेमंत जी बिहार में बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि बूथ हर घर घर जा करके रेमुनरेशन फॉर्म बांटा गया। हेमंत जी बताएंगे, उस पर हम बात करेंगे उनसे। लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि जो ये बता रहे थे बांग्लादेशी प्रकरण पे, जो उन्होंने बताया, जो बांग्लादेशी को लेकर के सवाल किया, स्पेशल हिंदी में बोला उन्होंने गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो हिंदी में गहन पुनरीक्षण और अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। फिर जो है सारे उन्होंने जो है, जो ये होता है ना कि सिद्धांत के तौर पे लिखा जाता है कानून की किताब में, किताबी ज्ञान जिसको कहते हैं, किताब में जो लिखा है हम पढ़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है किताब में लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक सवाल है और सवाल के साथ तथ्यगत जवाब देना। पूरे इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं दिखाई पड़ता है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद धनंजय जी। एक तो जो सवाल थे, जिन सवालों को लेकर के एसआईआर घेरे में है, या एसआईआर को लेकर के सिविल सोसाइटी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, उन सवालों का जवाब आज निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप राहुल गांधी को या ऐसे नेताओं को धमकी देने के लिए अगर कर रहे हैं तो आप धमकी देते रहिए, उसमें बाकी लोगों का समय क्यों खराब कर रहे हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, जिन्होंने दिया है या तो माफी मांगे, देश से माफी मांगे, या सब हलफनामा देके हमको बतावें, नहीं तो कानून के विकल्प खुले हुए हैं, खुले रहिए। जो कार्रवाई करना अब आपसे करते बने, अब वो कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन सवाल नहीं है, आप अगर आज सामने आए हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि एसआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, सर्वोच्च न्यायालय में जो बातें गई हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिनको स्वीकार किया है, उस पर निर्वाचन आयोग का क्या कहना है? अगर आपने सबको सूची दे दी है तो आपने क्यों नहीं स्वीकार कर लिया सर्वोच्च न्यायालय में कि नहीं, जो आप सूची प्रकाशित करने के लिए कहे हैं वो ऑलरेडी हम राजनीतिक दलों को दे चुके हैं? वहां तो आपने नहीं कहा। आज आप बता रहे हैं कि सरपंचों, बीएलए और बीएलओ के हस्ताक्षर से वो सबके ये सूची जारी की गई है और सबको उपलब्ध कराई गई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप दावा ये कर रहे हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और अगर आपने सबको उपलब्ध करा दी है तो इसको पब्लिक डोमेन में देने में दिक्कत क्या थी? दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा रहा है आपने ये एसआईआर कराया क्यों? ये पहले यही तो कहा गया ना कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कौन सी खुफिया बात बता रहे हैं आप? ये सबको पता है कि भारत चुनाव प्रक्रिया में भारत का नागरिक भाग लेगा। ये कोई नई बात तो है नहीं। और आपने केवल इन्हीं चीजों को लेने के लिए कि आप जो घुसपैठिए बिहार में बहुत बड़ी संख्या में, उनकी पहचान जरूरी है, आप एसआईआर कराया। और जब सवाल आपसे पूछा गया तो आपने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अभी उसका आप जांच करेंगे तो कौन सा जवाब दे रहे हैं आप? तीसरी बात, जो ये बात कही जा रही थी कि आप राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी। किन राजनीतिक दलों ने मांग की? उसका भी कोई स्पष्ट आपने जानकारी नहीं दिया। जितने सवाल थे, जितने सवाल पूछे गए, 5-5 सवाल एक बार में लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्या? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि 5 लोग एक बार सवाल पूछ लेंगे, उसके बाद एक करके आप जवाब दे देंगे उनका, और जो चाहेंगे वही जवाब दे देंगे। तो यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से जो उसी में सवाल पूछा गया
एक किसी संवाददाता ने पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। एक बड़ा बढ़िया कहा उसने कि टूटे हुए रथ से आप राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए निकले हैं। ये की संवाददाता ने, मैं उनको पहचानता भी हूँ, उन्होंने सवाल पूछा। प्रश्न संजय शर्मा आज तक वाले, हाँ मैं कहूँ को मैं पहचानता हूँ। उनको तो नसीहत दिया कि भाषा का ख्याल रखिए, उन्होंने टोका भी वहीं पर। सवाल यह है कि जो प्रश्न लोगों के सामने है, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। आप जिस शब्दावली में बात कर रहे हैं वह शब्दावली आपके लिए आपत्तिजनक है। आप राजनीतिक दलों से इस तरह की बात नहीं कर सकते। और जब यह पूछा गया आपसे कि बीजेडी ने आपको शपथ पूर्वक बयान दिया, आपके पास कंप्लेंट दाखिल किया, आपने क्या किया, कोई जवाब आपने नहीं दिया। यह भी पूछा गया कि 18,000 मतदाताओं के नाम को लेकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने भी आपके पास दिया, उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो शपथ पूर्वक आपको कंप्लेंट दाखिल किए हैं उनका जवाब आप नहीं देंगे, और जो जिससे आप शपथ पूर्वक आप मांग रहे हैं उससे आपको मांगना भी नहीं चाहिए। वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कैसे मांग सकते हैं आप? और अगर आप अपनी प्रक्रिया की शुचिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको तो इन शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कौन कह रहा है कि आप नोटिस जारी कीजिए? राहुल गांधी ने भी नहीं कहा नोटिस जारी कीजिए, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं कहा कि नोटिस जारी कीजिए। ये शिकायतें हैं, इन शिकायतों के बारे में आप बता दीजिए। आप तो कह रहे हैं ना कि आपका दावा है कि दुनिया में सबसे बड़ी मतदान कर्मियों की फौज हमारे पास है, फिर आपको क्या दिक्कत है? आप उन मतदाताओं को लेकर के आप अब तक आपको दे देना चाहिए था कि महादेवपुरा में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के मकान नहीं है, जो सड़क के किनारे जीवन बसर करने के लिए मजबूर है, जो पुल के नीचे रह करके जीवन बसर करने के लिए तैयार है, आप तो मोदी जी की क्या आलोचना कर रहे हैं? आप मोदी जी तो हर आदमी को घर घर देने के लिए आमादा है। 10 साल में कितना करोड़ मकान बांट दिया उन्होंने, और आप अभी कर रहे हैं कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना घर के हैं सड़क के किनारे रह रहे हैं। खैर, और तो आप फिर ये बताना चाहिए कि जो ये 0 नंबर दिए जा रहे हैं वो इस कारण से दिए जा रहे हैं, इस जगह ये लोग रहते हैं। और राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि जिन लोगों के नाम 2 जगह है, 3 जगह उन्होंने नोट दिया है कि नहीं दिया है, उन्हीं नोट दिया है। ये कौन कह रहा है? नाम किसी का हो सकता है और उसके बाद वोट कोई दे सकता है उनके नाम पर। हाँ, ये ठाकुरदा साहब का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। सवाल ये है ना कि आपकी जो ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह आम लोगों को, इस देश के आम नागरिकों को कहीं से संतुष्ट करती हुई नजर नहीं आती। आप कह तो कर रहे हैं कि कोई भी पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब समकक्ष है, लेकिन आप अपनी बात से इनकार कर रहे हैं। लंबा चौड़ा भाषण केवल देने के लिए अगर आप कोई नैरेटिव चलाना चाहते हो तो वो अब स्वीकार्य नहीं है। इसलिए कि ये तमाम बातें लोगों के मन का पहला सवाल यही था कि SIR अगर आपने कराया तो आपने इस बाढ़ के समय में इतने अल्प अवधि में आप कैसे करा सकते हैं? तो आप कह रहे हैं कि 2003 में भी कराया गया था, उसका पूरा विवरण तो आप तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं बता पाए। सर्वोच्च न्यायालय भी आपने पूछा था, और आप ये कहते हैं कि आप किसी मतदाता से अभिलेख कैसे मांग सकते हैं? आपने तो बिहार में सबसे अभिलेख मांग लिया। बिहार के प्रत्येक नागरिक जितने मतदाता थे आपने उनको 0 कर दिया कि कोई मतदाता नहीं है, नए सिरे से मतदाता सूची बनेगी। ये काम तो आपने किया है। आपने मतदाता को मतदाता कहाँ रहने दिया? आपने सबको समान फ्रंट पर 0 पे खड़ा कर दिया कि नहीं आप कुछ नहीं है। अब मतदाता सूची में आप सभी लोग अपने अपने अभिलेख जमा कीजिए। कौन सी बात सही है? अपनी सुविधा के अनुसार थोड़े आप व्याख्या करेंगे। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, मेरे हिसाब से या राहुल गांधी के द्वारा खड़े किए गए सवालों को कमजोर करने या अविश्वसनीय बनाने की कोशिश है। उन सवालों का जवाब देने का प्रयास नहीं है, जो जवाबदेही निर्वाचन आयोग की बनती है। जी ठीक है। हेमंत भाई, आप तो हैं वहां पटना में, ये कह रहे हैं कि जो है BLO हर घर गया। हम लोगों ने तो दूर से भी और नजदीक से भी घर से पता करके भी पूछा कि सबके घर आए क्या। ढेर सा इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? और अरे भाई धनंजय जी अपने आप में यह बात यही झूठ है कि अगर वो हेमंत कुमार के घर गया BLO, तो कैसे संभव है कि हेमंत कुमार के माता पिता का नाम तो आ जाएगा, इनका नाम कट जाएगा?
ये कभी हो सकता है क्या कि जाने का परिणाम आपके सामने आवे इस तरह का? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हेमंत जी ये जो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, आप क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी धन्यवाद। ज्ञानेश कुमार जी ने जो आज अपना रूप दिखाया है, वह लग रहा था कि भाजपा ने चुनाव आयोग के दफ्तर में अपना कोई नया प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है। इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे और उनका जो पूरा अंदाजे बयां था वो बहुत ही आपत्तिजनक था। और ऐसे ऐसे ही लोगों के खिलाफ जनता सड़क पर उतर करके और ऐसे लोगों का मुकाबला करती है सड़क पर, और किस तरह मुकाबला करते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। ये बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जिस तरह ये उपहास उड़ा रहे थे, जैसे मोदी जी उड़ाते हैं, जैसे अमित शाह उड़ाते हैं, जैसे अनुराग ठाकुर उड़ाते हैं, उससे किसी भी रूप में कम उड़ा नहीं रहे थे। तो ये लोगों का जवाब देना चाह रहे थे, लोगों के सवालों का जवाब देना चाह रहे थे, या आप उपहास उड़ाने के लिए आए थे, आप धमकी देने के लिए आए थे? ये विशुद्ध रूप से धमकी दे रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। और सवालों के जवाब इस तरह दे रहे थे जैसे कि बीजेपी के लोग देते हैं, आरएसएस के लोग देते हैं, और जैसे भक्त मंडली जैसे देती है, उस तरह से दे रहे थे। इनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल ही एक तरह से वो उपहास और व्यंग का पूरा पुट था, और वो उसी तरह से बात कर रहे थे। कोई गंभीरता नहीं थी। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका दर्जा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा होता है, और उसकी हैसियत भी उसी तरह की मानी जाती है। वो उसकी हैसियत से कम नहीं होता है। चुनाव आयोग का कोई मामला कोर्ट में जाता है, ये अपने आप में चुनाव आयोग के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होती है। ये हैसियत है उसकी। लेकिन इस व्यक्ति ने जिस तरह से आज बिहेव किया है, जिस तरह की बातें की है, एक तो उसमें बहुत सारी झूठ बातें हैं, मैं कैटेगरिकली उसकी चर्चा कर देता हूं, और इनके लेकिन पूरे रवैये से ये साफ है कि चुनाव आयोग आज की तारीख में बिल्कुल ही निष्पक्ष नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं रह गया है। ये डिक्टेशन पर, सरकार के डिक्टेशन पर, आरएसएस और भाजपा के डिक्टेशन पर काम कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अपने ही जवाब में ये फंसे। ये गरीबों की दुहाई दे रहे हैं, फुटपाथी लोगों, बेघर लोगों, स्लम में रहने वाले लोगों की दुहाई दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि वोटर तो वो हो सकता है कि जो भारत का ये अस्थायी रूप से उस इलाके में रहता है, 18 साल का है, भारत का नागरिक है, तो क्या गरीब है तो उसको आप वोटर नहीं बनने देंगे? जो जीरो वाला कह रहे थे वो कि मकान नंबर 00 दे दिया गया, तो इसमें कौन सा जुर्म हो गया? बहुत सारे लोग इस देश में जो बेघर हैं, उनके पास कोई मकान नहीं होता है, उसका कोई नंबर नहीं होता है। तो ज्ञानेश कुमार जी ये बताइए, आपने बिहार के 7,89,00,000 लोगों का वोटर लिस्ट एक झटके में निरस्त करके नया तैयार करने की जो पूरी मुहिम चलाई, उसमें उन गरीबों, उन झोपड़पट्टी वालों, उन स्लम वालों के बारे में कभी आपने सोचा कि उनके पास ये 11 दस्तावेज कहाँ से आएंगे? उनके पास ये सूचना कैसे जाएगी? वो लोग जो दिहाड़ी कमाने के लिए 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, जहाँ तहाँ जाते रहते हैं, उन तक ये सूचना कैसे पहुंचेगी? वो कैसे करेंगे अपना काम? अपना दावा कैसे पेश करेंगे? अपना फॉर्म कैसे भरेंगे? इसका कोई जवाब नहीं था उनको। वो राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रेम, इसकी भी दुहाई दे रहे थे कि राष्ट्र हित में जो होगा वो राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्र प्रेमी जो होगा वो इस तरह के सवाल नहीं खड़ा करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये बताना चाहिए कि जो आप दावा कर रहे हैं कि हमारे भी लोग घर घर गए और घर घर जाकर के फॉर्म बांटा, ये घर घर जाना भी सर्वे नहीं है। सर्वे होता है, हाथ में एक वोटर लिस्ट होती है, और घर के पास खड़ा होकर के उस घर के मालिक के पास या घर के सदस्य के पास कि ये आपका वोटर लिस्ट है, ये आपके पिता का नाम है, ये आपका नाम है, ये आपकी माता का नाम है, ये आपकी बहन का नाम है, ये आपकी पत्नी का नाम है। इसमें कितने लोग हैं यहाँ पर? क्या कोई मर गया? क्या कोई 18 साल का हो गया? ये होता है सर्वे। 2003 का
जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था ऐसे ही हुआ था। वोटर लिस्ट हाथ में लेकर के बीएलओ जाते थे। फॉर्म फेंक करके कोई सर्वे नहीं होता है। और ये जो कह रहे हैं कि फॉर्म बांटा गया, फॉर्म जो बांटा गया वो कैसे बांटा गया कि इनकी हालत खराब हो गई। जब इन लगे कि नंगा हो जाएंगे हम, तो इन्होंने छूट दी विज्ञापन जारी करके कि कोई दस्तावेज नहीं देना है। क्यों आपने छूट दी? उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसका कोई कोरिजेंडम जारी हुआ कि ये छूट हम दे रहे हैं? कोई अपने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। आपने छूट इसलिए दिया है कि ताकि आपका अपना बचाव हो सके कि हमने लोगों को कहा कि भर दी। हम लोगों ने बात किया है टीचर से, और पूरे बिहार की रिपोर्ट है कि जो बीएलओ थे उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए एसडीएम के डीएम के डर से उन लोगों ने उनके निर्देश पर, उनकी धमकी पर लोगों ने घरों में बैठ करके, स्कूल में बैठ करके, किसी दालान में बैठ करके, किसी सामुदायिक भवन में बैठ करके, किसी ब्लॉक के उसके ब्लॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ करके इन लोगों ने भरा है। और इसके प्रमाण है, चारों तरफ से इस तरह के वीडियो आ रहे हैं। आपने एक की भी जांच नहीं करवाई। आप जांच के सवाल पर कह रहे हैं शिकायत करनी थी, उन्होंने समय पर शिकायत नहीं की। 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दायर करनी पड़ती है, यानी कि चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा खत्म, बात खत्म। आपकी अब कोई बात हम नहीं सुनेंगे। तो ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग आप तक शिकायत पहुंचा रहे थे इसके एसआईआर के बारे में बिहार में, उनसे किसका संज्ञान आपने लिया? एक प्रतिष्ठित पत्रकार की शिकायत आपने नहीं ली, बल्कि उनको एफआईआर हुआ। अब उनको नोटिस जारी हुआ है कि आकर के अपना ये बयान दर्ज करवाइए पुलिस के सामने में अजीत अंजुम के खिलाफ। आपने उस शिकायत की जांच करवाई क्या? नहीं करवाई। 4-5 जगहों से उन्होंने रिपोर्ट की, उन्हें किसी से नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं दैनिक भास्कर के 100 पत्रकार थे वहां उतरे हुए, किसी से मांगा हाँ। क्या? और भी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स के ढेर सारे पत्रकार थे, ढेर सारे अनंत वीडियो हैं। कितने वीडियो देखे ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अब तक चुनाव की, जब टीएन सेशन ने बिहार में मतदाता पहचान पत्र बनवाने की शर्त रख दी और कहा कि इसके बिना नहीं होगा चुनाव, और चुनाव नहीं हुआ। चुनाव की सीमा खत्म हो गई, उसके बाद चुनाव हुआ। और मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था, हम बूथ पर घूमते थे कि कहाँ कैसे ये बन रहा है, मतदाता पहचान पत्र कैसे बन रहा है, फोटोग्राफी कैसे हो रही है। लोग जाते थे बूथों पर लाइन लेकर के फोटो खिंचवाते थे, और वो फोटो लगता था मतदाता पहचान पत्र में, और फिर पहचान पत्र आपके घर पर जाता था। उस समय भी हम लोगों ने देखा था। आपने जो पूरी व्यवस्था की थी उस व्यवस्था में ये खुली छूट दी गई बीएलओ को कि आप भर दीजिए, और इसी वजह से मतदाता पहचान पत्र रख करके और इन्यूमरेशन फॉर्म सामने रख करके उसको भरा गया बीएलओ की तरफ से एक तरफा, और उसको जमा कर दिया गया। ये जो गड़बड़ी आई है कि 4-4, 5-5 एक ही मकान में लोग रह रहे हैं, एक ही मकान नंबर पर, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, उसका कोई जवाब आपने नहीं दिया। आप कह रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं कि कोई गरीब है, मजलूम है, वो उसका घर का नंबर नहीं है। हेमंत जी, मुझे जहां तक पता है, जी बताइए। गांव में किसी का कोई मकान नंबर नहीं होता। शहरों में तो फ्लैट नंबर हो सकता है, गांव में मकान नंबर कहाँ है? किसका? मेरा तो मकान नंबर नहीं मुझे मालूम है। आपको मालूम है आपके गांव का मकान नंबर? वही तो मैं कह रहा हूं कि मकान नंबर तो शहर में होता है, उसके मतलब नहीं है आपका मकान नंबर हो चाहे नहीं, उसमें नंबरिंग होती है। वो चुनाव आयोग की व्यवस्था है मतदाता सूची में नंबरिंग करना। वो मकान नंबर आपका है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं होता है। और जीरो भी अपने आप में एक नंबर होता है। जीरो ऐसा नहीं है कि उसको आप अमान्य कर दीजिए। नंबर 109 है मान लिया कि, और उस पे 250 मतदाता आ गए, तो कहां से आ गए? मकानों की गिनती होती है अलग से। तब तो गांव में जैसे कि हम लोग गांव के मतदाता हैं, तो हमारे मकान का नंबर है, हमारे मकान का कोई वहां म्युनिसिपैलिटी नंबर थोड़े दिए हुए। तो ये इतनी आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। और ये जो कहना है कि और वो जो उनका स्वर था उसमें वो कह रहे हैं कि 7 दिनों के भीतर हलफनामा दीजिए। हमको तो लगा कि उसके बाद कहेंगे कि जेल भेज देंगे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि 7 दिनों के भीतर हलफनामा दीजिए, और नहीं तो ये आपके सारे आरोप गलत माने जाएंगे, बेबुनियाद कहे जाएंगे। बिल्कुल बेबुनियाद कहे जाएंगे। अब ये जितनी बातें वो कह रहे थे उसमें अब राजनीतिक पार्टियों का जन्मदाता चुनाव आयोग है।
ये बेहूदगी हाँ, की बात वो बता रहे हैं, ये वो कर रहे शुरुआत हैं में कि बता रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का जन्मदाता चुनाव आयोग है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो, राजनीतिक पार्टियों का तो जन्मदाता भी हो गया वो। जैसे कि हमने बच्चा पैदा किया और उसका म्युनिसिपैलिटी जो उसका रजिस्ट्रेशन वो ये जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा तो वो हो गया जन्मदाता। वो बाप इस बन जाएगा। आदमी को इतनी सलाहियत नहीं है, जो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसको तो बर्खास्त करना चाहिए चुनाव आयोग के पद से। कौन इसको करेगा? इतनी समझ नहीं है कि कौन बर्खास्त चुनाव आयोग करेगा? का जन्मदाता कैसे हो गया। कौन बर्खास्त करेगा? तो ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये अपने आप में देखिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये साधारण बात नहीं है। ये जिस तरह से टकराव की ओर जा रहे हैं वो साधारण बात नहीं। हम लोग को हंसी आ रही है, लेकिन ये टकराव आप क्या ये संयोग है कि ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय करते हैं जब राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो जाती है? क्या ज्ञानेश कुमार के बाद वो जो फर्जी ये जो 4 जगह जो मतदाता है वो किसके, गुरकीरत सिंह गंड, क्या है उसका नाम, उसका गुरकीरत सिंह डंग, गुरकीरत सिंह डंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अमित मालवीय उसको ट्वीट करता है कि बताता है कि देखिए ये गुरकीरत सिंह डंग राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है कि वो बताएं कि हमने 4 जगह वोट दिया है। अरे तो 4 जगह तुम्हारा नाम है, तुमने वोट दिया कि नहीं दिया ये चुनाव आयोग बताए। करेक्ट। ये तो राहुल गांधी थोड़ा है कि आपकी आवाज गड़बड़ा रही है, मैं आता हूँ, वापस आऊंगा। कोई 4 शहरों में 4 राज्यों में कोई पाया गया, कोई 4 जगह एक ही वोटर लिस्ट में पाया गया। तो ये क्या संयोग है? इस तरह से यह क्या संयोग है कि भीखू भाई दलसानिया जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो गुजरात में वोट डाल लेते हैं 24 के लोकसभा चुनाव में और बिहार में आकर के उसका फिर वोटर बन जाते हैं। तो जहां जहां ये वोटिंग होगी, चुनाव होगा, वहां ये लोग घूम घूम करके वोट डालेंगे। तो ये इनका एक पैटर्न है। तो ये जो जितना जवाब दे रहे थे ज्ञानेश कुमार, उसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि वो राजनीतिज्ञों की भाषा बोल रहे थे, बीजेपी की तरह से बात कर रहे थे। एक तो उनके वो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष के प्रति कोई सम्मान नहीं था। इस तरह से कोई अधिकारी बात नहीं करता है जिस तरह की बात कर रहे, लेकिन ये हो गया है, पूरे देश में हो गया है। आपका डीएम, आपका एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी सब इसी तरह के हो गए हैं। सब इसी लहजे में, ना तो उसको जनता का कोई ख्याल है, ना तो किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान है। वो बीडीओ सीओ तक इसी तरह बात करता है। इसीलिए देखिए कि प्रत्येक साल में 2 बार ये सरकारें निर्देश जारी करती है, खासकर बिहार में और यूपी में, कि माननीयों का सम्मान करना है। वो जाए तो दफ्तर में कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाना है, उनको गेट पर जाकर रिसीव करना है, जब वो जाने लगे तो गेट तक जाकर छोड़ना है। ये स्कूली बच्चों की तरह इन लोगों को पढ़ाना पड़ता है। ये डिक्टेशन क्यों आया है? ये ज्ञानेश कुमार जैसे लोग ये क्या नजीर पेश कर रहे हैं जो इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं? इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और बुनियादी सवाल मैं बिहार के बारे में कहकर खत्म करता हूं कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसका सबसे बड़ा घपला ये है कि इनके पास सारी तैयारी पहले से थी। कोई डेटाबेस इनके पास इससे तैयार नहीं हुआ है एसआईआर से। अन्यथा जिस अफरा तफरी में हुआ है उस अफरा तफरी में ये डेटाबेस नहीं आ सकता था। ये पूछ रहे हैं कि आपके पास आंकड़ा कहां से आया? ये अभी कह रहे थे ना कि जो एक सवाल आया था कि आप बताइए कि आपके पास ऐसे लोगों का कि बिना दस्तावेज वालों का कोई डेटाबेस है कि किसने दस्तावेज दिया या नहीं दिया? तो कह रहे हैं कि ये मल्टी स्ट्रक्चर्ड आयोग है, उसमें बीएलओ, उसके ऊपर ईआरओ, ये सुपरवाइजर, ईआरओ, आरओ, ये सब है और सारी जानकारियां उनके पास होती है। आपके पास ये जानकारी कहां से आ गई? ये जो कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है और ये भी आने में समय लगेगा, इसलिए अभी कोई हम जानकारी देंगे तो उसमें एरर आ जाएगा। लेकिन आप जो कहां से लेकर के चले आए, ये आपने कोई सर्वे करवाया नहीं, तो क्यों ना माना जाए कि आपने 2025 के 7 जनवरी को जो समरी रिवीजन के बाद जो फाइनल जो पब्लिकेशन किया था वो रख करके आपने उससे छांट करके आपने उसका डिजिटल फॉर्मेट में से निकाल करके और छांटा और इसके बाद वो लोगों को उसमें से निकाला गया। एक बात और कि ये बताएं कि बिहार में हम लोगों ने ये देखा है कि लगातार ये कहने के बावजूद कि जितने लोगों के नाम कटे हैं,
जिनको 65 लाख की सूची में डाला गया है, उन सूची में सिर्फ एक तरह के लोगों के नाम क्यों हैं? वो पसमानदा हैं, मुसलमान हैं, उसमें दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसमें कहीं बहुत ही नगण्य ऐसा नाम आया भी नहीं है। कोई क्लेम करने नहीं आया है कि कोई अप्रकार। नेटवर्क गया। विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ और ये बताइए कि जो हालांकि एक और ठाकुरता साहब वाला दिखाता हूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब मिला है कि नहीं। ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा, इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? 279। जी विनय भाई, क्या कहेंगे? ये जो जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरह का उनका जो है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम तरीके के झूठ बोले, तमाम तरीके के सैद्धांतिक बातें बताए, जो हेमंत जी ने भी कहा कि वो बता रहे हैं कि हम नहीं होते तो पार्टियां नहीं होती, हमसे रजिस्ट्रेशन कराया इसलिए पार्टियों की जवाबदेही मेरे प्रति है, ये बताना चाह रहे हैं। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इस तरह के अफसर, इस तरह के चुनाव आयोग, क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो जो है फ्री एंड फेयर चुनाव करा सकते हैं? धन्यवाद धनंजय जी। देखिए, बहुत सारी बातें तो सुनील सर और बोल ही दी हैं, लेकिन जहाँ से चीजें देखनी चाहिए वो ये कि जो बात बाद में हेमंत जी ने कहा कि चुनाव आयोग ये मूल बात जो कहते हैं वो भूल गया है कि चुनाव आयोग खुद भी ये कहता है कि 2 तरह के राजनीतिक दल होते हैं, एक पंजीकृत और एक गैर पंजीकृत, ठीक है ना? और जो राजनीतिक दल जो है वो चुनाव आयोग में पंजीकरण के बाद पैदा नहीं होते। बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस पार्टी बन गई, उसके बाद जा करके पंजीकरण हुआ, सिंबल बना, है ना? तो वो जिस जगह से खड़े होकर के बात कर रहे हैं वो ये नहीं लग रहा है कि जो संविधान में जिस हिसाब से चुनाव आयोग बनाया गया था और जो अपेक्षा की गई थी उनसे कि ये जो चुनाव आयोग जो होगा वो एक सर्विस इंस्टीट्यूशन होगा और ये सुनिश्चित करेगा कि देश में जो है चुनाव जो अच्छे तरीके से संपन्न होगी और लोगों को समस्याएं होगी उसको सुधार करेगा, जिसके लिए सुकुमार सेन ने जो पहले चुनाव आयुक्त थे उन्होंने जो है अशिक्षित जनता को देखते हुए चुनाव चिन्ह का प्रावधान किया। अब जो इनका जो टोन है, इनका टोन जो है वो रेगुलेटरी बॉडी और पुलिस स्टेट की तरह है, और ये सारी बातों को जो है वो जो प्रोसीजरल चीजों में उलझा करके रख रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे। और हमने देखा भी कि जो आपने कहा भी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल मकसद होता है वो ये होता है कि आप संवाद करते हो और संवाद के माध्यम से जो भी जो भ्रम की स्थिति होती है उसको आप दूर नहीं, उसमें और भी नहीं भाई, आप जो है तथ्य के साथ आपको प्रस्तुत करता है, आपको भाषण नहीं देना है, किताब में क्या लिखा हुआ वो नहीं बताना है कि चुनाव आयोग किस धारा के तहत, अनुच्छेद के तहत है, चुनाव आयोग ने कितनी बार चुनाव कराया है, चुनाव आयोग, ये नहीं बताना है आपको, हिस्ट्री सबको पता है। आपको बताना है जो आपसे सवाल पूछा गया उसका तथ्यगत जवाब दीजिए, विथ डॉक्यूमेंट बताइए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, चुनाव के संदर्भ में, एसआईआर के संबंध में जितने डॉक्यूमेंट हैं सब आपके पास है। आपने वो बताया, एक सवाल किया बांग्लादेश को लेकर के, कोई जवाब ही आपके पास नहीं। धनंजय भाई, ये सब वो इसलिए कर रहे हैं
ताकि वो अपनी बात में वजन पैदा कर पाए कि जो है भाई हम संवैधानिक संस्था है, हमको इतने नियम कानून पता है। वो जो सिंघम फिल्म में एक जगह डायलॉग है, वो जो महाराष्ट्र का एक जो थिएटर वाला एक्टर है, वो पूछता है अजय देवगन से कि भाऊ ये जो आप आ करके उसके जगह पे आ करके जो उसको धमकी दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो यही कहता है कि जो है गुस्से में जो है गलतियां करेगा, तो वहां से हमको, तो ये जो है जो पूरी भाजपा की जो पूरी मशीनरी है, राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको रैटल्ड, जो अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं रैटल्ड कर दिया है, तो इस ढंग से उनको विचलित कर दिया है कि वो लगातार गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। विनय भाई सॉरी मैं टोक रहा हूँ, मुझे याद आ गया एक और, जिससे कि पूछा कि भारत क्यों हार गया फुटबॉल मैच में, तो बताना शुरू करेगा कि फुटबॉल मैच जो है 19 फलाना ईस्वी में शुरू हुआ था, पहली बार फलाना फलाना देश ने खेला था, और इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी पीछे होते हैं, एक गोलकीपर होते हैं, 5 आगे होते हैं, उधर खिलाड़ी भी 5 होते हैं। मतलब आधा घंटा पहले इस पे बोलेगा, उसके बाद बोलेगा कि हाँ तो अब भारत जो है हार जीत तो लगी रही है, तो हार गया भारत, हम अगली बार प्रयास करेंगे, फिर भारी इससे और जीत लेंगे। ये जवाब है, ऐसा ही जवाब देते हैं पूरे भाजपाई आरएसएस वाले, यही जवाब देते हैं, यही ये जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें जो हमारा दुख है वो यही है कि जो हमको ऐसे चुनाव आयोग से वास्ता पड़ा है, जब हमने पहले जो है टीएन सेशन को देखा है और अब हम ज्ञानेश कुमार को देख रहे हैं, ठीक है ना। जो टीएन सेशन कहते थे कि भाई मैं नाश्ते में जो है वो नेताओं को खाता हूँ, नेताओं का नाश्ता करते हैं। हाँ, नेताओं का नेताओं का नाश्ता एक वो दौर था, और एक ये दौर है कि इनकी जो है ये सोच करके भी हवा खराब है कि अगर इनकी एक भी बात जो है भाजपा से दाएं बाएं हो गई तो उनका क्या हश्र होगा। और बाकी बातें जो है प्राइवेसी की बात और इसकी बात सब फार्स है, ये बच्चों की तरह बात कर रहे हैं कि ये जो उनकी जो निजता का क्या, आप जो डेटा सिक्योरिटी तमाम चीजें आप जो है वो मतदाताओं के खिलाफ कर रहे हैं, और आप वो जो क्रोनोलॉजी देखिए और सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखने से आपको पूरी बात सामने आ जाती है कि चुनाव आयुक्त का पहले चुनाव किस तरह से होता है, फिर वो कानून पास होते हैं, फिर वो ये खबर आती है कि भाई हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त गायब है, कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। ये भी कानून, ये भी आदेश आता है कि भाई जो वर्तमान में जो है वो तो है ही, पूर्व वालों के भी खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, है ना। और जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग बोल रहा है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि भाजपा का कोई प्रवक्ता बता रहा है कि बहुत सारे जो है, जो उसमें मैंने आपने वो उसका कोट भी किया ना कि ये बच्चों की तरह बता रहे हैं कि जो देश का नागरिक होगा वही वोट दे सकता है। और अगर कोई आ गया है, ये पूरा जैसे हिंदी में एक मुहावरा है ना कि खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा, मतलब जो सिस्टम की जो फंक्शनल प्रॉब्लम है, माने आपका सिस्टम में कोई गलत ढंग से आधार कार्ड बना लेता है, कोई ये बना लेता है, तो आपका दोष है ना, उसकी जो सजा जो है आप मतदाताओं को क्यों दे रहे भाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब ऐसे ही है विनय भाई कि अगर कोई सवाल किया, जिससे मैं एक रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ पूरे सीन को, कि सवाल किया जी कि मैं भाई निकल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ आपको जाना है और मलेशिया के जाना है। थैंक यू प्रणाम सब हेमंत लोगों भाई को। जी। बाद में सुन लीजिएगा। जी तो मैं बता रहा था, बात सुना दूंगा। कि पूछा कि भैया क्या बांग्लादेशी आए, क्या वोट देना चाहिए? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं बांग्लादेशी आए, कोई मिले बांग्लादेशी, अरे तो बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार है, ये वोट देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है। नहीं सर, बांग्लादेशी को आया क्या, वो तो पता चलेगा जब हम छांटेंगे तब ना, हम छांटेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो सर आप सबको आपने दिया, सबको लाइन पे खड़ा कर दिया, तो कैसे पता चलेगा? भाई एक अपराधी को हम छूटने नहीं देंगे, और ये देश है, देश के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप देश की देशभक्ति में काम आए। थोड़ी देर लाइन में खड़े रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर लाइन में खड़े रहिए, लेकिन वो अपराधी को पकड़ना है ना, वो
अपराधी घुस गया तो देश के खिलाफ, मतलब इस तरीके के नैरेटिव गढ़ते हैं कि आप झल्ला करके बोलिए, अरे यार भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, मैं चलता इधर से। और एक बात देखिए, उन्होंने क्या कहा कि जिनका नाम छूट गया है, जिनको अपने देना है, वो फॉर्म नंबर 6 भरे। फॉर्म नंबर 6 का मतलब होता है नया मतदाता हो। प्रफुल्ल भाई, नया हमारा अगर नाम आपने निकाल दिया है तो मुझे फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा, तो मैं तो नया मतदाता हो जाऊंगा। पुराने इतने साल से मैं भर रहा था, उसका कोई चक्कर ही नहीं रहा, फिर तो हूं ही नहीं मैं यहाँ का नागरिक, मैं बना ही इसमें। तो अगर कल को मेरा बेटा का आएगा तो कहेंगे नहीं, 2003 से जिनका मतदाता सूची में नाम था या 2012 से जिनका नाम था उनको ये करना है, तो मेरा तो नाम ही निकाल दिया आपने, तो मैं तो हूं नहीं। एक ये सवाल है। दूसरा देखिए, वो शायरी बोला करते थे राजीव कुमार, ये देखिए मोदी जी की तरह तुक मिला रहे हैं, हम न पक्ष है न विपक्ष है, हम समकक्ष है। कहाँ वो से ये भाषण ये वो निकालते हैं? धनंजय भाई, वो आप उनको उनको लिखा लिखाया भाषण मिला होगा और ब्रीफ मिला होगा, ठीक है ना। नहीं, ये जो साला साली की शायरियां नहीं होती है घटिया वाली, जो मिलती थी पहले 2 रुपए की किताब या 50 पैसे की, उसी में इस तरह की चीजें लिखी जाती थी। कहाँ से ये लोग बीजेपी वाले लेके आते हैं, आरएसएस वाले ढूंढ के लाते हैं, भाषा के स्तर पर भी के समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर के प्रफुल्ल भाई, आप ये अगर पूरा देखिए, आप तो बहुत सारी चीजें रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, जानते हैं कि किसका मान बढ़ा रहे हैं। क्या भारत का मान बढ़ा नमस्कार। रहे हैं इस तरह के चुनाव आयोग के कमिश्नर बन करके? नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। सुनील सर अभी आएंगे तो फिर उनको बताऊंगा मैं कि कल हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, विनय सर शायद नहीं थे, आप तो थे, अंत तक हम लोग जूझ रहे थे। देखिए कि पहली बार ऐसा कुछ होता है जिसको आप कह सकें कि पहली बार ये हुआ, पहली बार ये हुआ कि पद पर बने रह करके अपने दायित्व से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पद से नहीं, दायित्व से दिया। आज भी दायित्व नहीं निभा रहे हैं। कहां तो तय था कि ये तूफानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहां इन्होंने चट्टानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चट्टान की तरह खड़े हैं। इस तरह के पहले आ गए सुनील सर, आ गए। सुनील सर नहीं सुने होंगे, उनके कान में नहीं लगा हुआ है। सुनील सर, ये पहली बार आप देखिए, और श्रोताओं को भी कह रहा हूं कि पद पर बने रहकर दायित्व से इस्तीफा कैसे दिया जाता है, इसका नमूना है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली। पद पे बने रहकर दायित्व से कैसे इस्तीफा दिया जा सकता है, जाता है, इसका नमूना। ये खाली इनके लिए नहीं है, पूरे बीजेपी सरकार के लिए। अगर आप जाइए कि अमित शाह जी वहां बोल रहे थे, केजरीवाल भी इसका नींव पहले रखा। केजरीवाल तो उसी धारा से आते हैं ना, इसी यही वो तहजीब है। नहीं, मतलब सोचिए कि जिस व्यक्ति से सवाल होना चाहिए अमित शाह जी से कि भैया आपके 6 साल से आप गृह मंत्री हैं, कोई बांग्लादेशी कैसे घुस गया, वो उल्टा कह रहे हैं क्या बांग्लादेशियों को वोट देना चाहिए? अरे कौन बोल रहा है? आप बांग्लादेशी पकड़ो ना, आप क्या कर रहे हो? चुनाव आयोग का काम थोड़े है यार। ये तो अजीब है, मतलब क्या कहा जाए। वैसे ही वो बोलते हैं संसद में भी जैसे ज्ञानेश कुमार भी बोल रहे थे ना, अमित शाह हूबहू वैसे ही बोलते हैं। मैं बताता हूँ ना सर, मैं बताता हूँ कि अभी फातिमा खान जो है आपके यहाँ, और शायद यही नाम है उनका, आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, मेरे दिल को एकदम छू गई। कि सिद्धांत बताते हैं, जैसे झूठ बोलना अपराध है कि नहीं। देखिए फिर आ गया, सच को बदलने निकले थे झूठ की ताकत लेकर, दरीचों से ही उजाला बाहर आ गया। जो भी हो, तो होता क्या कि झूठ बोलना गलत है कि नहीं। आपसे अगर पूछा जाए हमसे कि आपने क्या झूठ बोला है, तो बोले हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने झूठ बोला है कि नहीं, हम जवाब देंगे झूठ बोलना बहुत गलत है, अनैतिक है, और किस किस पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। अरे हमसे पूछा गया, प्रफुल्ल सर, वो माने डिजाइन ही जो इसको बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन गाइडेड क्वेश्चन, जिसमें जवाब तय है, आपको इधर उधर जाना नहीं। हाँ, उसको गाइडेड कह लीजिए, के बाद उसको लीड क्वेश्चन के रूप में आता है, या प्री लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं। तो मैं हिंदी में उत्तरांकित बोलता हूँ, उत्तरांकित प्रश्न। तो वो ये नहीं बताएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, वो बोलेगा कि झूठ बोलना पाप है, और किस शास्त्र में झूठ बोलने को पाप के रूप में कहा गया है, वर्णित किया गया है, और फिर झूठ बोलने वाला किस किस नरक में जाता है। तो लेकिन मैंने झूठ बोला कि नहीं, ये नहीं बोलेगा। हाँ, बॉबी पिक्चर में ये कहा गया है कि झूठ बोलता है तो कौवा काट लेता है। हाँ,
और वो नहीं अधिक नहीं, पॉपुलर हो जाता अलग अलग वो नरक का प्रकार बताया गया, कुंभी पाक से लेके तरह है। तरह हाँ, के। कुंभी ये पाक, सब लिस्ट देंगे आपको। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था, उसमें एक नरक है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हो जाए। ये भी बाद में ये भी नरक ही हो जाता है। ये देश जो है, ये देश और देश की सरकार एक ऐसी स्थिति में आ गई है जहां चाबिये खो गया है। समस्या तो बहुत है। अभी जो चुनाव आयोग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो था ना, एक बड़ा फेमस शेर है, कोई क्या काटा तो क्या निकला, हम उसको हिंदी में कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, है ना। यहाँ चूहिया भी नहीं निकली। और अब राहुल गांधी वहां बिहार में क्या करते हैं, किस तरह का माहौल बनाते हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और जिस तरह से उसकी शुरुआत का इंतजार किया चुनाव आयोग ने, इससे धनंजय लगता है भाई, कि हीट पैदा हो चुका है, अब हीट लाइट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो देखना है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, और हमारे साथ थे हेमंत भाई थे, हमारे साथ सुनील भाई साहब थे, उनका भी आभार, और तमाम आप साथियों का आभार। और आपने देख ही लिया चुनाव आयोग किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, किस तरह से वो लोकतंत्र का ख्याल रख रहा है, किस तरह मतदाताओं का ख्याल रख रहा है, किस तरह से बांग्लादेश के लोगों को ढूंढ रहा है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।